आज हम एक बहुत पुराने पर बेहद ज़रूरी कानून पर बात करने वाली हैं। 1882 का संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस एक्ट की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। भारत में प्रॉपर्टी के लेन देन की ये नींव है, सही? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। ये कानून दरअसल मतलब लोगों के बीच जो प्रॉपर्टी का लेन-देन होता है आपसी सहमति से, उसको लेकर नियम तय करता है। 1 जुलाई 1882 से ये लागू हुआ था, उस समय के ब्रिटिश भारत के ज़्यादातर हिस्सों में। बाद में धीरे-धीरे और जगह भी आया। ज़रूरत थी इसकी, क्योंकि पहले कोई एक जैसा कानून नहीं था। अच्छा, तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये एक्ट संपत्ति का हस्तांतरण या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहता किसको है। सुनने में तो सीधा लगता है, पर कानून की भाषा थोड़ी अलग होती है शायद। हाँ, वो है। धारा 5 है इसकी, वो बताती है। ये एक ऐसा काम है जिसके ज़रिए कोई जीवित व्यक्ति और इसमें कंपनियां, संस्थाएं सब आते हैं, सिर्फ इंसान नहीं। वो अपनी प्रॉपर्टी चाहे अभी या भविष्य में किसी दूसरे जीवित व्यक्ति या व्यक्तियों को या कई बार खुद को ही या खुद और दूसरों को सौंपता है। ये है ट्रांसफर। अच्छा, मतलब एक कंपनी दूसरी को प्रॉपर्टी दे, वो भी इसी में आएगा? लेकिन क्या हर चीज मतलब हर तरह की संपत्ति ट्रांसफर हो सकती है? कोई रोक टोक नहीं। नहीं, नहीं। यहीं पर धारा 6 आती है। वो बताती है कि क्या-क्या ट्रांसफर नहीं हो सकता। कुछ अपवाद हैं। जैसे मान लीजिए किसी को उम्मीद है कि भविष्य में उसे अपने रिश्तेदार से कोई प्रॉपर्टी विरासत में मिलेगी, तो वो सिर्फ इस उम्मीद को आज किसी और को नहीं बेच सकता। ये महज एक संभावना है, पक्की बात नहीं। स्पेस सक्सेशनिस्ट कहते हैं इसे। ओ, समझ गई। मतलब सिर्फ उम्मीद का सौदा नहीं हो सकता। और और क्या है ऐसा? वैसे ही जैसे किसी पर मुकदमा करने का अधिकार है आपका, तो आप सिर्फ वो अधिकार किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, वरना लोग मुकदमे लड़ने के अधिकार ही खरीदने बेचने लगेंगे। फिर कोई सरकारी पद है, पब्लिक ऑफिस, वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। हम्म। या उस पद से जुड़ी तनख्वाह, कुछ खास तरह की पेंशन या वजीफे, वो भी नहीं। हम्म। इनके पीछे सोच यही है कि या तो बहुत व्यक्तिगत चीजें हैं या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हैं। ठीक है। ये जानना जरूरी है कि क्या कानूनी दायरे से बाहर है। अच्छा, अब ये बताइए कि कौन है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, मतलब लीगली कौन सक्षम है ये करने के लिए। हाँ, ये धारा 7 में बताया गया है। दो मुख्य बातें। पहली, वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम हो, हम्म। मतलब आमतौर पर बालिग हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो कानून की नज़र में। ठीक। और दूसरी बात, वो उस प्रॉपर्टी का मालिक हो जिसे वो ट्रांसफ़र कर रहा है। या फिर अगर मालिक नहीं भी है, तो उसके पास उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का कानूनी अधिकार हो, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह। समझ गए। तो योग्यता साफ है। अब ये एक्ट जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के कौन-कौन से मुख्य तरीकों पर नियम बताता है, जैसे बेचना, गिरवी रखना, ये सब। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये एक्ट इन मुख्य तरीकों को अलग-अलग चैप्टर्स में कवर करता है। जैसे अचल संपत्ति की बिक्री, मतलब सेल, उसके नियम हैं। कैसे होगी, कब रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, वो सब धारा 54 में है। फिर आता है बंधक यानी मॉर्टगेज, प्रॉपर्टी गिरवी रखना। इसके तो कई प्रकार होते हैं और उन सब के नियम धारा 58 से शुरू होते हैं। बंधक तो बहुत आम है, जैसे होम लोन में होता है। बिल्कुल। फिर पट्टा है, लीज यानी किराए पर देना। इसके भी नियम हैं धारा 105 से। लीज क्या है, क्या जरूरी बातें हैं उसमें। फिर विनिमय है, एक्सचेंज, मतलब अदला बदली, पैसे के बजाय एक प्रॉपर्टी के बदले दूसरी, वो धारा 118 है। अच्छा। और आखिर में उपहार, मतलब गिफ्ट, बिना किसी लेन देन के प्रॉपर्टी देना, उसके भी अपने नियम हैं, जैसे उसे स्वीकार कैसे किया जाता है, धारा 122 में। तो हर तरीके की अपनी बारीकियां बताई गई हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये 1882 का कानून प्रॉपर्टी ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया को एक तरह से रेगुलेट करता है। क्या ट्रांसफर हो सकता है, कौन कर सकता है, और कैसे कैसे मतलब बिक्री, उपहार वगैरह। और ये आज भी लाखों रोजमर्रा के सौदों का आधार है। बिल्कुल सही, एकदम सही। और ये जो बुनियादी सिद्धांत हैं, ये आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। पर यहाँ एक सोचने वाली बात है, शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर सोचें। देखिए, ये कानून बना 1882 में, तब दुनिया बहुत अलग थी। आज हमारे पास डिजिटल संपत्ति है, क्रिप्टो करेंसी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कितने नए रूप आ गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस पुराने कानून के सिद्धांत
इन नई तरह की संपत्तियों पर भी लागू होते हैं, या फिर इनके लिए हमें एकदम नए कानूनी ढांचों की जरूरत पड़ेगी? ये एक दिलचस्प सवाल है कि कानून समय के साथ कैसे बदलता है या उसे बदलना पड़ता है। को संपत्ति रखने का अधिकार है। हाँ, अकेले भी और दूसरों के साथ मिलकर भी। और किसी को भी मतलब मनमाने ढंग से उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। पर यहाँ एक बात जरूरी है समझने वाली, ये अधिकार मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसा स्रोतों में जिक्र है, सरकार अगर चाहे तो सार्वजनिक हित के लिए हाँ कुछ सीमाएं लगा सकती है। जी। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी प्रोजेक्ट है, उसके लिए जमीन लेनी है तो वो कर सकती है। हाँ, जमीन अधिग्रहण वाली बात। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो हर देश में इसकी परिभाषा थोड़ी अलग-अलग है। पश्चिमी असर तो है, पर हर देश का अपना कानूनी ढांचा है। और भारत में तो एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था इस मामले में। स्रोत बताते हैं कि पहले संपत्ति का अधिकार हमारे संविधान में एक मौलिक अधिकार था, अनुच्छेद 21 के तहत। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, एक फंडामेंटल राइट था। जिसे मतलब आसानी से छीना नहीं जा सकता था। सही। लेकिन फिर 1978 में वो 44th संशोधन हुआ। हाँ, उसके बाद इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। हटा दिया गया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसे अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी, कह सकते हैं, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। अच्छा, पर ऐसा किया क्यों गया? मतलब मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार? ये मौलिक अधिकार था तो सरकार के लिए विकास के काम करना, जैसे सड़क बनाना, बांध बनाना, इन सब के लिए जमीन लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, हाँ, क्योंकि लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। अच्छा, ये बात है। हाँ, अभी ऐसा नहीं है कि बिना कानून के किसी की संपत्ति ले ले, वो सुरक्षा तो है, पर वो मौलिक अधिकार वाला दर्जा नहीं रहा। एक तरह से कहें तो व्यक्ति के अधिकार और समाज के विकास के बीच संतुलन बनाने की कोशिश थी। समझ गया। अच्छा, अब दो शब्द हैं जो अक्सर साथ में आते हैं, स्वामित्व यानी ओनरशिप और हक या टाइटल। हाँ, इनमें क्या फर्क है? स्रोतों में इसका जिक्र है। स्वामित्व तो हुआ, जैसा कि स्रोत बताते हैं, किसी संपत्ति को रखने का, उसे इस्तेमाल करने का, कंट्रोल करने का कानूनी हक। हाँ, आप उसे बेच सकते हैं, किराए पर दे सकते हैं वगैरह। हाँ, और इसमें भी प्रकार होते हैं, है ना? जैसे एकल स्वामित्व हो गया, हाँ, अकेले मालिक। या फिर वो जॉइंट टेनेंसी, जिसमें अगर एक मालिक की मृत्यु हो जाए तो उसका हिस्सा बाकियों को मिल जाता है। हाँ, अपने आप मिल जाता है, वो किसी और को नहीं दे सकता। और एक सामान्य किराएदारी भी होती है, टेनेंसी इन कॉमन। सही, उसमें हर मालिक का अपना हिस्सा होता है, वो चाहे तो उससे बेच दे या वसीयत कर दे। ठीक है, तो ये तो हुआ स्वामित्व। अब टाइटल क्या है? देखिए, टाइटल जो है ना, वो उस स्वामित्व का कानूनी सबूत है। अच्छा, सबूत। हाँ, जैसे रजिस्ट्री के कागज हो गए या डीड, ये वो दस्तावेज है जो साबित करता है कि हाँ भाई, कानूनी तौर पर मालिक आप ही हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, स्वामित्व आपका अधिकार है और टाइटल उसका सर्टिफिकेट। जैसे एक स्रोत में इशारा भी है, हो सकता है किसी का कब्जा हो संपत्ति पर, मान लीजिए अवैध कब्जा, पर उसके पास टाइटल ना हो। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन जिसके पास टाइटल है, उसको आमतौर पर कब्जे का अधिकार भी होता है। ठीक है। और रियल एस्टेट में तो ये टाइटल सरकारी रिकॉर्ड में बाकायदा दर्ज होता है। इसीलिए जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो क्लियर टाइटल देखता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्लियर टाइटल मतलब उस पर कोई पुराना दावा ना हो, कोई कर्जा या लीन ना हो। लीन। हाँ, लीन मतलब संपत्ति पर किसी तरह का भार, जैसे बैंक का लोन बकाया हो, तो ये सब ना हो, तभी टाइटल क्लियर माना जाता है। समझ गया। तो स्वामित्व एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और टाइटल उसका कानूनी प्रमाण है। बिल्कुल। अच्छा, अब भारत में संपत्ति के हस्तांतरण यानी ट्रांसफर को कौन सा कानून देखता है? यहाँ पर आता है संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, TOPA जिसे कहते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये कानून जीवित व्यक्तियों के बीच संपत्ति के लेन देन को नियंत्रित करता है, खासकर अचल संपत्ति। हाँ, ये 1882 का कानून है। आप सोचिए उससे पहले कितनी कंफ्यूजन रही होगी। हाँ, वही मैं सोच रही थी। स्रोत बताते हैं कि पहले अंग्रेजी कानून और इक्विटी पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे बहुत भ्रम था। सही। तो टीओपी ने आकर एक स्ट्रक्चर दिया, एक ढांचा बनाया कि भाई ट्रांसफर कैसे होगा। और ये मुख्य रूप से अचल संपत्ति पर फोकस करता है, जमीन, मकान, इस तरह की चीजें। दिलचस्प बात यह है कि इसकी धारा 3 कहती है कि इसमें खड़े पेड़, मतलब जो लकड़ी के लिए हैं, या उगती फसलें या घास, वो शामिल नहीं है। अच्छा, उन्हें क्या मानते हैं फिर? उन्हें चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। ओके,
तो टोपा किन चीजों को कवर करता है? बिक्री। हाँ, बिक्री, सेल, बंधक, मॉर्टगेज, पट्टा, लीज, उपहार, गिफ्ट और विनिमय, एक्सचेंज। ये सब तरह के ट्रांसफर इसमें आते हैं। और ये कानून बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों के अधिकार और उनकी जिम्मेदारियां भी तय करता है। ठीक है। एक और खास बात है इसमें, ये कानून सिर्फ इंटरविवोज ट्रांसफर पर लागू होता है। इंटरविवोज मतलब जीवित व्यक्तियों के बीच। अगर संपत्ति विरासत में मिल रही है या वसीयत से मिल रही है तो उस पर टोपा लागू नहीं होता। अच्छा, उसके लिए अलग कानून है? हाँ, उसके लिए उत्तराधिकार कानून यानी सक्सेशन लॉज लागू होते हैं। बहुत बढ़िया। तो इन सभी स्रोतों से जो मुख्य बातें निकली, हमने समझा कि संपत्ति का अधिकार क्या है, भारत में इसका दर्जा कैसे बदला है, स्वामित्व और टाइटल का बारीक फर्क भी समझा। हाँ, और ये भी कि टीओपीए 1982 कैसे भारत में संपत्ति के ट्रांसफर को रेगुलेट करता है। ये सब जानना वाकई काफी काम का है। बिल्कुल। और ये सब समझने के बाद एक बड़ा सवाल भविष्य की तरफ भी देखता है ना? कैसा सवाल? जैसे जैसे डिजिटल संपत्ति बढ़ रही है, एनएफटीज, क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल दुनिया में जमीन, हाँ, आजकल ये बहुत चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे जो मौजूदा कानूनी ढांचे हैं, जैसे टोपा, जो मुख्य रूप से भौतिक संपत्ति के लिए बने थे, वो इन नए डिजिटल हकीकतों के साथ कैसे तालमेल बिठाएंगे? क्या ये कानून काफी होंगे या हमें नए नियमों की जरूरत पड़ेगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। डिजिटल दुनिया में संपत्ति के अधिकार कैसे परिभाषित होंगे और कैसे ट्रांसफर होंगे? हाँ, ये आने वाले समय की एक बड़ी कानूनी चुनौती हो सकती है।